अध्यक्ष अमर उजाला समूह के सलाहकार संपादक श्री उदय कुमार जी के स्वागत के लिए अरिंजया सिंह, लोकमत समाचार के वरिष्ठ संपादक श्री विकास मिश्र के स्वागत के लिए अनुष्का सिंह, पीटीआई डिजिटल के श्री प्रत्युष रंजन के स्वागत के लिए निधि कुमारी को और टेलीविजन के चिर परिचित चेहरे श्री सईद अंसारी जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अनन्या सिंह। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम विश्वविद्यालय द्वारा इस अवसर पर प्रकाशित 3 प्रमुख किताबों के संपादकों का सम्मान करेंगे। हरिवंश जी के हाथों उनका सम्मान होगा। पहली पुस्तक है कार्टून कथा और उसके संपादन के लिए प्रखर संपादक श्री शिव कुमार विवेक जी। मैं माननीय कुलगुरु जी को भी आमंत्रित करूँगा कि कृपया दूसरी पुस्तक माखन के लाल, उनके संपादक श्री विनय श्री नेमा। तालियों की गड़गड़ाहट कम सुनाई दे। अभ्युदय पुस्तक के प्रकाशन के लिए श्री अनूप दत्ता। अगली कड़ी में श्री विकास मिश्र जी लोकमत समूह के चेयरमैन डॉक्टर विजय दर्डा की ओर से राम रसायन पुस्तक से हरिवंश जी को भेंट करेंगे। इसका संपादन विकास मिश्र जी ने किया।
इसी कड़ी में एक विमोचन और है, और विश्वविद्यालय के मीडिया प्रबंधन विभाग ने कॉन्स्टिट्यूशन टू कम्युनिकेशन एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। उस पुस्तक के विमोचन हेतु यहाँ मैं आमंत्रित करता हूँ, लेकर आए वाजपेयी जी। इस पुस्तक में 8 विद्यार्थियों का भी योगदान रहा है। अमित मिश्रा, अमन राज, तरुण राव चंदेल, श्रेया दास, मानकी सिंह, मोना सिंह, ध्रुवपाल, प्राची किरण, अभिनव गुप्ता और अन्य पांडे। कुलगुरु जी ने आश्वस्त किया है कि इन सभी 8 छात्रों की हरिवंश जी से अलग से भी मुलाकात होगी। तो हम मुख्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बगैर किसी देर के मैं हमारे मुख्य अतिथि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी को बुलाऊं। उससे पहले केवल 2 लाइन में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे थे और ये आया कि अतिथियों का परिचय देना है, तो कुलगुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उनका कहना था कि आपने यहाँ आने वाले जितने भी अतिथि हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको हमारे विद्यार्थी न जानते हों। तो कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका परिचय सब जानते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मत कहिएगा, लेकिन कुछ परिचय ऐसे होते हैं जो देना जरूरी होते हैं। तो हरिवंश जी पत्रकार भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, पहले पत्रकार हैं, बाद में राजनीतिज्ञ हैं। और हम जो इस समय नए भारत के निर्माण विषय पर बात करने जा रहे हैं, मूल रूप से ये विषय था हम भारत के लोग, नए भारत का निर्माण। तो ये हम भारत के लोग की जो कड़ी है वो सड़क से लेकर संसद तक जाती है। हमारे संविधान की ये पहली पंक्ति है, और ये संयोगी है कि पत्रकारिता और राजनीति दोनों का अनुभव रखने वाले एक वरिष्ठ व्यक्ति हमारे बीच में हैं। हरिवंश जी की उपस्थिति, हम चूंकि उदंत मार्तंड के 200 साल पर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और ये हमारे पुरखों को याद करने का समय है, हरिवंश जी की उपस्थिति हमें आश्वस्त करती है कि आने वाले 200 साल तक तो इस पत्रकारिता का, अखबारी पत्रकारिता का, हिंदी पत्रकारिता का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय हरिवंश जी। सबसे पहले इस सभागार में आप मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं पत्रकारिता का बीता हुआ कल हूं और संयोग से आजकल उस दायित्व को संभालता हूं जहां बोलने का मौका नहीं मिलता, सुनने का मिलता है। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे भाई श्री उदय सिन्हा जी, समूह संपादक अमर उजाला, भाई विकास मिश्रा जी, सलाहकार संपादक लोकमत, भाई सईद अंसारी जी, आपकी तरह मैं भी उनको सुनने, उनके चीजों की प्रस्तुति का कायल हूं। श्री प्रत्युष रंजन जी, एआई एंड फैक्ट चेकिंग प्रमुख पीटीआई, गिरीश उपाध्याय जी, नई दुनिया के पूर्व संपादक, इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथिगण, पत्रकार साथी, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय और इसके कुलगुरु विजय मोहन तिवारी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और बधाई भी। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने पर यह भव्य आयोजन करने के लिए
इस आयोजन में विविधता है, दृष्टि है, समग्रता से चर्चा का आयोजन है। जो 3 दिवस का कार्यक्रम मैंने देखा, इस विधा से जुड़े देश भर के प्रख्यात नामों को आपने न्योता है, यह बड़ा काम है। आप जानते हैं हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड कलकत्ता से 30 मई 1826 को निकला और इसके प्रकाशक श्री युगल किशोर जी रहे। मैं उनकी स्मृति को भी प्रणाम करता हूं। यह आयोजन प्रणाम उदंत मार्तंड एक ऐतिहासिक संदर्भ में है और इस सत्र का विषय है नए भारत का निर्माण और हम भारत के लोग। निश्चित तौर पर मेरी समझ में यह चर्चा आज से लगभग 200 वर्ष पहले प्रकाशित उदंत मार्तंड के प्रकाशन से जोड़कर रखा गया, उसी संदर्भ में है। कई बार ऐसे आयोजनों को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा होती है कि यह आयोजन स्मरण और प्रकाशन का उत्सव मनाने का यह क्रम क्यों, इसकी क्या जरूरत है। 200 वर्ष पहले वो अखबार अगर छपा तो आज हम क्यों याद करें उसको। जो कुछ इतिहास का मर्म मैंने इतिहासकारों के की राय पढ़कर समझा, तो जो समाज अपना अतीत नहीं जानता उसका भविष्य नहीं होगा। इसलिए मेरी समझ में इस आयोजन का मर्म यही है। और मेरी समझ में उदंत मार्तंड के प्रकाशन का मकसद क्या था। उसका पहला वाक्य हिंदुस्तानियों के हित, यानी हिंदुस्तानियों के हित के लिए। दूसरा, उसमें अखबार का जो मस्टहेड था उदंत मार्तंड, उसके नीचे एक संस्कृत में श्लोक छपा होता था और उसका आशय जो मैं हिंदी में समझ सका, सूर्य के प्रकाश के बिना जिस तरह अंधेरा नहीं मिटता, उसी तरह समाचार सेवा के बिना अज्ञ जन जानकार नहीं बन सकते। इसलिए मैं यह समाचार पत्र प्रकाशन रूपी प्रयत्न कर रहा हूं। इसमें 3 तत्व हैं, 3 बिंदु। पहला कि सूर्य के प्रकाश के बिना जिस तरह अंधेरा नहीं मिटता। दूसरा, उसी तरह समाचार सेवा के बिना अज्ञ जन जानकार नहीं बन सकते। अज्ञ जन यानी जो नहीं जानते चीजों को, गैर जानकार। इसलिए जो सूर्य जिस तरह काम करता है अंधेरे की रोशनी को दूर करने का, उसी तरह से यह समाचार पत्र जो लोग नहीं जानते व्यवस्था, अपने अतीत, अपने समाज, उसके बारे में तथ्यों से, जानकारी से मैं उनका यह अंधकार दूर करना चाहता हूं। आप सोचिए, आज हम 21वीं सदी में कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज पावर। दुनिया में एक व्यक्ति ने किस तरह से उस वक्त सोचा, उस मनीषी की दृष्टि पर आप गौर करें। आज पत्रकारिता में जब हम सब आए, मैंने कहा बीता हुआ कल अपने बारे में, तो हम लोग को आते ही पहले बताया जाता था कि पत्रकारिता के 3 तत्व हैं, एडुकेट करना, इन्फॉर्म करना और एंटरटेन करना। उदंत मार्तंड ने किस तरह से नया भारत बनाने की अपने समय में पहल की और उसमें लोगों को जानकार बनाने, यानी टू एडुकेट करने, जो पत्रकारिता की आज की भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैं मानता हूं, उसमें किस तरह हस्तक्षेप किया। मैं सिर्फ एक उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा। 5 सितंबर 1826 के अंक में विलायती कपड़ा शीर्षक से गंभीर टिप्पणी छपी। इस देश में विलायती कपड़ों की आमदनी किस तरह से साल साल बढ़ती गई, वह नीचे के लिखे ब्यौरे के देखने से ही समझ पड़ेगा। मैं उन्हीं की हिंदी कोट कर रहा हूं, उसका छोटा अंश। फिर आगे वो कहते हैं, जरा सोचिए कि कहां 1.5 लाख रुपए साल का कपड़ा और कहां 60 करोड़ रुपए वार्षिक का। 115 वर्ष में 40 लाख प्रति सैकड़ा की वृद्धि। जब राज सत्ता के साथ साथ व्यापारिक दोहन की नीति काम में लाई जाती है, तब उसका परिणाम कितना भयंकर होता है। यानी पहले अगर 1.5 लाख का कपड़ा आता था तो 60 करोड़ का कपड़ा अब कैसे आने लगा ब्रिटेन से, और हमारी पूंजी कैसे बाहर जा रही। आप गौर करिए उस व्यक्ति की तीक्ष्ण दृष्टि कि कैसे आर्थिक रूप से देश को, जो कहा जाता था देश सोने की चिड़िया, उसको कैसे कमजोर किया गया। आज की तारीख में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, उत्साह पटनायक से लेकर के, और हमारे शशि थरूर जी भी कुछ वर्षों पहले गए थे, तो कितनी पूंजी हमसे बाहर गई है। पूरा यूरोप के पुनर्जागरण में या इंग्लैंड के आधुनिकीकरण में भारत की पूंजी का जो योगदान है, वो व्यक्ति उस वक्त से बता रहे थे कैसे जा रही है चीजें। अगर इस क्रम को मैं आगे ले चलूं उस दौरान के, तो कवि वचन सुधा 23 मार्च 1874, फिर 8 जून 74 में कैसे भारतेंदु जी कहते हैं कि विलायती कपड़ा आप नहीं पहनेंगे। आगे वो 8 जून 74 को कहते हैं कि भाइयों भारतीयों अब तो सन्नद्ध हो जाओ
और ताल ठोक के इनके सामने खड़े हो जाओ, देखो भारतवर्ष का धन बाहर जाने ना पावे, यह उपाय करो। मैं सदानंद मिश्र जी से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने 23 वर्ष की उम्र में जब प्रताप निकाली तो अपनी नीति जो घोषित की वो पढ़ने लायक है। उसमें क्या वो कहते हैं, मैं बड़ा संक्षेप सुना रहा हूं आपको ताकि मैं आधुनिक सदन में चीजों को बता सकूं। भारत को उन्नतावस्था तक पहुंचाने के लिए असंख्य उद्योगों, कार्यों और क्रियाओं की आवश्यकता है। आज की पहली टिप्पणी में विष्णुराव पराड़कर जी ने कहा, हम हर बात में स्वाधीन होना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने देश का गौरव बढ़ाएं, अपने देशवासियों में स्वाभिमान का संचार करें, उन्हें ऐसा बनाएं कि भारतीय होने का उन्हें अभिमान हो, संकोच न हो। पर हम यह भी याद रखें कि अंग्रेज जिनसे हमें मुक्ति पानी थी, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, उनके बारे में भी कोई असत्य चीज, अप्रमाणित चीज न छापे। उस पत्रकारिता के दौर का मूल स्वर था। इस बारे में पराड़कर जी ने अलग से भी लिखा है। अब इस क्रम को आगे हम बढ़ाएं कि उस पत्रकारिता ने कैसे हमें दृष्टि दी कि आर्थिक लूट जो हो रही है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये अगर खत्म हो गई तो स्वाभिमान आपका नहीं रह सकता। देशेर कथा हमारे यहां कम लोग जानते हैं। सखाराम देउस्कर मूलतः मराठी थे, पैदा हुए बिहार में और लिखा बंगला में। देशेर कथा किताब उनकी बैन की अंग्रेजों ने। किस तरह से भारत से बड़े पैमाने पर पूंजी लूट कर ले जाई जा रही है, इसी का डिस्क्रिप्शन था। बहुत कुछ 1000 कॉपियां छपी थी, लेकिन उसका असर आप देखें। और आप दादाभाई नौरोजी का तो जानते हैं, द ड्रेन थियरी। अब पूरा ऊपर से नीचे तक आजादी की लड़ाई की पत्रकारिता का मुख्य स्वर आप पाएंगे। उसमें 2-3 चीज मैं पाता हूं, जैसे आर्थिक लूट रोकने का आह्वान, आर्थिक स्वावलंबन, राष्ट्रीयता और भी चीजें। पर ये 3 मुख्य तत्व जो आज हमें उदंत मार्तंड के संदर्भ में बात करते हुए याद रखनी चाहिए। अब आजाद भारत के आईने में भारत निर्माण की क्या स्थिति रही और क्या हमारी मीडिया इन मुद्दों पर इतनी सजग रही, ये मैं सवाल आपके लिए या मीडिया के अध्येता या अकादमिक वर्ल्ड के लोगों के लिए छोड़ता हूं। पर कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, आज की दुनिया कहां खड़ी है। पिछले दिनों आप जानते हैं दावोस, दुनिया के टॉप थिंक टैंक वहां मिलते हैं और उसकी काफी चर्चा रहती है और किस तरह लोग पूरे संसार से जाते हैं उनको सुनने। उसमें एक भाषण वायरल हुआ कनाडा के प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा क्या, कहा द रूल्स बेस्ड ऑर्डर इज फेडिंग, यानी दुनिया में ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर है दिखाने के लिए वो खत्म हो रहा है। दैट द स्ट्रॉन्ग कैन डू व्हाट दे कैन, मजबूत जो है वो जो चाहेंगे कर सकते हैं। एंड द वीक मस्ट सफर व्हाट दे मस्ट, और कमजोर को सफर करना ही वो पड़ेगा क्योंकि वो कमजोर है, दे हैव टू। ये G7 ओरिजिनल समूह के विकसित देश का कोई व्यक्ति कह रहा है। फिर आगे वो कहते हैं दैट्स बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी, इट शुड बी एवरी गवर्नमेंट्स इमीडिएट प्रायोरिटी। और तथ्यों के आधार पे मैं आपको कह रहा हूं कि 2014 से भारत यही कर रहा है, दैट्स बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी। जो कर रहा है उसकी कितनी चीजें आप जानते हैं, कितनी नहीं जानते, उस संदर्भ में हमें इस मुद्दे को देखना चाहिए। आज मैं पुरानी चीजों पर नहीं जाना चाहता। भारतीय दर्शन क्या कहता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष का, पर चाणक्य का, जिन्होंने सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, चाणक्य ने पहले कहा, उसका लंबा वर्णन है कि कोस मूलो दंड, अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है तो नोबडी विल आस्क, आपको कोई दुनिया में महत्व नहीं देगा। यही बात तो ये कह रहे हैं। हमने क्या किया, पर विवेकानंद की निगाह इस पर कैसी गई। एक बड़ी अच्छी पुस्तक मैंने पढ़ी, कभी मौका मिले तो उसे जरूर आप पढ़िए। एक अव्यक्त नाम से पुस्तक लिखी गई है, 200 पेज की है। भारत सुख शांति समृद्धि और समाधान की विश्वगाथा। दुनिया कैसे आगे बढ़ी इसका बहुत सुंदर उसमें कई देशों का वर्णन है। उसमें उल्लेख है कि विवेकानंद ने अपने पत्र में एक शिष्य को लिखा, भारत को भी युवा सन्यासियों की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को पराक्रमी उद्यमियों की जरूरत है जो भारत को हर प्रकार से समृद्ध बना सके। यह भी कहा कि समाज तभी समृद्ध होगा जब उसका गृहस्थ नैतिक और चारित्रिक बल से संपन्न होगा, वह ज्ञान विज्ञान और निर्माण में रुचि लेगा, वह साहित्य संगीत कला और खेल कूद का सच्चा आनंद समझेगा। और यही चीजें तो बाद में मार्क्स ने कही। मार्क्स के कहने का सार तत्व यही था कि इतिहास की धारा को, धुरी को आर्थिक सवाल बदलते हैं। उनका कोट था, विद द चेंज ऑफ द इकोनॉमिक फाउंडेशन द एंटायर इमिनेंट सुपर स्ट्रक्चर इज मोर और लेस रैपिडली ट्रांसफॉर्म। ये उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखा। गांधी जी ने यही कहा कि भारत में अंग्रेजों के जमाने में
A person, a village, a country can become independent only by becoming self-sufficient. यह वही भारत है जो 1990 में गलत आर्थिक नीतियों के कारण कंगाली पर पहुंच गया था। यह जानना चाहिए हमें। 1857 से ही आजादी की लड़ाई के जो हमारे पुरोधा थे, उनकी कुर्बानी का ही मर्म था कि हम महान भारत बनाना चाहते हैं। पर 74 आते आते, ये बात कम लोग याद रख पाते हैं, प्रोफेसर जयदेव शेट्टी इस देश से एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, जो बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी हुए, और गांधीयन इकोनॉमी पर उनका बहुत बड़ा काम है, और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे। उनकी किताब है इंडिया इन क्राइसिस। 74 में उस व्यक्ति ने कहा कि आर्थिक हालात ऐसे खराब हो रहे हैं जो राजनीतिक संकट को जन्म देंगे, जिसका परिणाम इमरजेंसी थी। 90 में दिवालिया होने का कगार पर थे। चूंकि मैं उस वक्त जो प्रधानमंत्री जी थे उनके साथ रहने का मौका मिला, मैंने नजदीक से देखा। 82 ऑनवर्ड्स आर्थिक नीतियों का जो परिणाम शुरू हुआ, 85 ऑनवर्ड्स रिजर्व बैंक के सारे गवर्नर्स ने, जिसमें माननीय मनमोहन सिंह जी भी थे, तब के वित्त मंत्री और तब के प्रधानमंत्री को लिखते रहे कि हम बहुत खराब हालत में जा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या है कि अधिक इंटरेस्ट पर शॉर्ट टर्म हमने लोन ले लिया, उसके पेमेंट की क्राइसिस होगी। पर इस संकट को बनाने में सारे लोगों का योगदान रहा, कोई इसको ठीक करना नहीं चाहता था, क्योंकि ठीक करने के लिए बड़ा बोल्ड स्टेप लेना था। चंद्रशेखर जी के सामने जब ये मामला आया तो उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी थे नरेश चंद्रा जी। नरेश चंद्रा जी ने कहा कि सर 3 सप्ताह का इतने दिनों का पैसा है, नहीं तो भारत तो कंगाली के तौर पर है। उसका और लंबा किस्सा है, पर मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि सोना गिरवी रखना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई क्या आप चाहते हो कि मेरी पॉलिटिकल हराकिरी हो जाए, यानी मैं राजनीतिक रूप से हत्या कर लूं या मेरा खत्म हो जाए? तो नरेश चंद्रा ने कहा, जो नरेश चंद्रा ने लिखा है, कहा कि सर ये क्या एक तरफ गहरा समुद्र है, दूसरी तरफ खाई है, इस तरह की स्थिति है, आपको चूज करना। जिस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी, जानते हुए सारे के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने उनके पहले के इस क्राइसिस को आमंत्रित किया, पर सॉल्व करने के लिए बोल्ड स्टेप नहीं उठा सके। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले देश की प्रतिष्ठा हम बचाएंगे। और मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन आज देना चाहता हूं कि 90 में जब उन्होंने सोना गिरवी रखने का निर्णय किया तो सिर्फ 20 टन सोना था। वो भी सोना कौन सा था? जब स्टेट बैंक को कहा तो कॉन्फिस्केटेड स्मगलर से या इलिसिट होल्डर से कॉन्फिस्केट किया हुआ सोना था। फिर जुलाई में नरसिंह राव जी आ गए, उन्होंने 46.91 टन गोल्ड आरबीआई का, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान को गिरवी रखा। पर वो पक्ष को याद नहीं करता। देश की प्रतिष्ठा बची। आज स्थिति क्या है 2026 में? कल मैं देख रहा था, आज आरबीआई के पास 879.59 मीट्रिक टन सोना है और भारत एक वर्ष में 168 मीट्रिक टन सोना बाहर से लाया है। यानी बाहर भी जो अपना सोना रखा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह, भारत ना खरीद भी रहा है। आरबीआई ने सोना खरीदा है, बाहर से अपना मंगाया भी है। 1991 की शुरुआत में भारत के पास लगभग 1.2 अरब डॉलर का भंडार था। 2026 तक आज 691 अरब डॉलर से अधिक का। तो देश बनाना कठिन होता है, ये रातों रात नहीं बनता। आज क्या हो रहा था उस दौरान? आपने विदेश में पूंजी जा रही है भारत से निकलकर और धन जा रहा है, बहुत सारे उन दोनों आवाज रामदेव जी से लेकर सबके आते रहते थे, सुना होगा। ये पूंजी जाने की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हुई। आपने सुना होगा कितनी 3 लाख सेल कंपनियां थी जिन पर 14 के बाद कार्रवाई हुई। न जाने कितने डायरेक्टर थे, 3 लाख, और सब डायरेक्टर क्या थे, 50 थे, और उसमें से बड़े बड़े मामले निकले। उन मामलों पर मैं नहीं जाना चाहता, पर जरूर पढ़िएगा। पनामा पेपर्स बहुत पहले रितु सरीन और जय मजुमदार, बैजनाथ अय्यर, इंडियन एक्सप्रेस में किताब लिखी है। उसमें ऐसी चीजें भी है कि और सबसे ये शुरुआत हुई कलकत्ता से, तो उसमें इतने मतलब गलत करने वाले साहसी लोग थे कि वो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर का एड्रेस अपने घर का एड्रेस देते थे। लाल बाजार पुलिस थाना, जो लोग नक्सल मूवमेंट को जानते हैं उन्हें याद होगा, वो बड़ा फेमस इतिहास है। वो अंग्रेजों के जमाने का एक बड़ा भंडार होता था। उसका पता भी लोग देते थे जो गलत काम करने वाले। इस तरह धन सारा बाहर जाता रहा, लेकिन कहीं कोई उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। मैं एक दूसरे इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं।
बेनामी कानून बनाने का प्रावधान 1988 में हुआ। लॉ कमीशन ने तमाम भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का अध्ययन करने के बाद यह संस्तुति की कि एक बेनामी प्रतिबंध कानून बनाया जाए। 15 साल बाद 88 में पहली बार बेनामी प्रतिबंधन कानून 88 में बना। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए, लेकिन एक्ट को नोटिफाई नहीं किया गया। ये आज तक के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इतनी विचित्र चीज शायद आपको मिले। एक्ट बन गया पर उसको नोटिफाई नहीं किया गया। संसद द्वारा पारित कानून जिस पर राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके थे वो 2016 तक क्रियान्वित नहीं हो सके, क्योंकि 9 धाराओं का वो एक्ट दंतहीन था, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था। जाहिर था 88 से 14 तक इस कानून के तहत बेनामी संपत्ति की कोई जब्ती नहीं हुई। 2016 में नई सरकार ने बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया। 88 के कानूनों में 9 प्रावधानों को बढ़ाकर 72 धाराएं जोड़ी। कानून सरकार को बेनामी संपत्ति करने का हक देता है। अभी 3 दिन पहले मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, कन्विक्शन रेट इसमें 94% हो गई। ये 7 साल का सश्रम कारावास और बहुत सारी चीजें हैं। 2025 के अंत तक टैक्स अथॉरिटी द्वारा 1700 बेनामी संपत्तियों को जब्त किया गया, जिनकी कीमत लगभग 4600 करोड़ थी। इसके अलावा 1 लाख करोड़ के मामले ईडी की जांच के दायरे में है। 2016 के बाद पहले की संपत्तियों का जांच क्यों नहीं हो रहा? बहुत लोग कहते हैं कि वो सब चीजें कहां गई। ये सब संपत्तियां 2016 के बाद की हैं, क्योंकि 22 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 16 का बेनामी कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं हो सकता। और इससे बहुत सारी चीजें पर विस्तार से मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि इस तरह के प्रयास हमें, अगर उदंत मार्तंड की चिंता को हम याद करते हैं तो भारत में क्या हो रहा था, इस वक्त हमारी मीडिया और हम लोग कितने सजग थे, ये जरूर हमें इस रूप में देखना चाहिए कि आगे हम इससे लेसन ले सके। अब वक्त 12 में हम कहां पहुंच गए? 2012 में टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने फ्रेजाइल 5 दुनिया की 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में आपको शामिल कर दिया। 12-13 में क्या स्थिति थी? फैक्चुअल, सीमा से हमारे सैनिकों के गर्दन काटकर दुश्मन ले जाते। ये पार्लियामेंट में डिस्कस चीजें हैं सारी। देश में कहीं भी कभी भी बम विस्फोट, सार्वजनिक जीवन में सरकारी राशि के दुरुपयोग के बड़े बड़े मामले सामने आ रहे थे। लड़ने के हथियार नहीं थे। लगता था 128 करोड़ की आबादी का मुल्क असहाय है, न उसका अपना सपना है, न मकसद है। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि 2014 के बाद हमने 2047 में हम कहां पहुंचे इसका सपना तय किया। बगल का मुल्क जो जिससे आप 1980-85 तक कई चीजों में आगे थे चीन से, वो आपसे 75-80 से उसने टर्न आउट करना शुरू किया। हम समझ नहीं सके, ये हमारी सामूहिक विफलता थी। उसने 48-50 में जब अपनी व्यवस्था बदली तो 100 वर्ष का ब्लूप्रिंट बना लिया। हमने कम से कम 2014 के बाद ये सपना तय किया। हमने लगभग 66 वर्ष लूज किए। आज पहले यानी 2014 के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत थी, जिसके बारे में कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका इसलिए संपन्न नहीं है कि यहां बेहतर सड़कें हैं, बल्कि अमेरिका संपन्न इसलिए है कि यहां बेहतर आवागमन, बेहतर सड़कें हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति थी? मैंने आज से 2-3 वर्षों पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन, भारत के रोड्स के बारे में इकोनॉमिस्ट में रिपोर्ट पढ़ी, 3-4 पेज की, बहुत गहराई से। वो पश्चिम की पत्रिका है जो लगातार भारत को एक दूसरी दृष्टि से देखती है, क्रिटिकल दृष्टि से। वो कभी नहीं चाहती कि भारत जैसा मुल्क आगे आए। तो पहले हमारे यहाँ 11-12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से सड़कें बनती थी, आज 30 किलोमीटर की रफ्तार से बनती। पहले शिप से सामान उतरते थे आपके पोर्ट पर, तो उनको उतारने में 5-6 दिन लगता था, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं थी। आज 2 दिन लगता है। 14 से पहले स्टार्टअप्स कल्चर के बारे में आपके यहाँ चर्चा नहीं थी, कुछ 100 थे शायद, आज 2 लाख से अधिक हैं। और अभी इकोनॉमिस्ट में 25 का देखा तो फरवरी में इकोनॉमिस्ट में मेंशन है, नॉट जस्ट हाईवेज, इंडिया हैज बिल्ट अप इट्स रूरल रोड नेटवर्क टू द न्यू रोड रन्स 1.85 किलोमीटर्स 1.14 miles to Kharia, a village of around 1000 people in the Central Asia that seems a straight out of an idealized depiction of rural life। बहुत लंबा है। पश्चिम की मीडिया बता रही है कि हमारे यहाँ किस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं। मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बताना है। जब मैं संसद में आया तो सांसद के रूप में, तब हम विपक्ष में थे, क्योंकि हमारी राजनीतिक दल का तब अलग वो था। बाद में समझौता हुआ तो लोग उधर गए।
तो तब सरकार नए सुधारों, प्रयोगों और डिजिटाइजेशन के बारे में कोशिश कर रही थी। उस वक्त पुरानी सरकार के, मैं राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहा, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता किसी का, पर पुरानी सरकार के सबसे कद्दावर लोग जो रहे हैं प्रशासन चलाने में, देश की नीति तय करने में, उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि डिजिटाइजेशन, ये गांव हाट में लोग आलू टमाटर क्रेडिट कार्ड से खरीदेंगे क्या? गरीब महिला के पास पीओएस है, उसके पास बिजली कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है। आज आपकी सूचना के लिए 57 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं। आज लगभग 57% से अधिक हिस्सा गंवई भारत के लोग एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। आज ही मैं फिगर देख रहा था इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट से, 10 में से 6 इंटरनेट यूजर्स रूरल एरिया से। डिजिटल इंडिया मिशन ने आइडेंटिटी, फाइनेंस और सर्विस के बड़े स्तर पर डिजिटल पेमेंट को साकार किया और लगभग 48 लाख करोड़ विभिन्न मदों में लोगों को सीधे पेमेंट हुए हैं। अब आप इसको जोड़कर देख लीजिए कि वो 85 पैसे और 15 पैसे का फार्मूला रहता। मैं मानता हूं कि उस प्रधानमंत्री ने भी ईमानदारी से बात स्वीकार की थी कि 1 रुपया हम भेजते हैं तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है, ये उनकी ईमानदारी का कंसेप्ट है, पर उसका समाधान नहीं हुआ। सारा देश मुल्क असहाय था, आज सीधे वहां पैसा जाता। इसलिए, और हमारे यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट का इनोवेशन किस रूप में? 2014 के बाद को सिस्टम है। मैं एक घटना आपको बताता हूँ, आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा। 2020 में एक मुल्क के साथ अपनी सीमा पर बड़ा एक गंभीर मसला खड़ा हो गया। उसी मुल्क से पहले से तय था कि 5G के इंस्ट्रूमेंट्स हम लेंगे। तब देश में ये इंट्रोस्पेक्शन शुरू हुआ एट द टॉप कि हम उस देश से 5G लेंगे तो हमारे सारे डाटा, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्रोमाइज होंगे। तो तय किया क्या करना है, और टेक्नोलॉजी का एक सबक है। जो मुल्क हजारों वर्ष के भारत के इतिहास में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी में हम पीछे रह गए तो गुलाम बनने के अलावा कोई नियति नहीं रहेगी। 14 के बाद टेक्नोलॉजी में हम वर्ल्ड लीडर बनने लगे। आज पेमेंट में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम आप देखिए, या अन्य चीजों में बताऊंगा, और इस घटना से सोचिए कि कैसे हम मार्क छोड़ रहे हैं, कैसे हम पहचान बना रहे हैं। तो मद्रास IIT के एक प्रोफेसर से बात करके सरकार ने किस तरह से अपना 5G डेवलप किया, और बहुत कम समय में किया। चीन ने इसे डेवलप करने में 12 वर्ष और $300 बिलियन लगाया था, और आपने सिर्फ 2.5 वर्ष में टोटल इंडिजीनियस 5G डेवलप कर लिया। नथिंग फॉरेन इन दैट, एंड वी ओ इट टू आवर IIT प्राइवेट सेक्टर। बड़े पैमाने पर आज 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स देश में काम कर रहे हैं। आप उन स्टार्टअप्स की खबर पढ़ें और उनके बारे में जानें, ये कम से कम कोशिश करनी चाहिए हमें। आज ही मैं खबर देख रहा था, और मैं डिफेंस कमेटी में था। 2014 के बाद डिफेंस में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स आए। सिर्फ एक साल में 120 नए स्टार्टअप डिफेंस में ऐसे आए हैं जो ड्रोन, AI और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम कर रहे हैं। 16,000 MSME इनकी मदद कर रहे हैं। 7.85 लाख करोड़ के रक्षा बजट का 75% हिस्सा भारत में ही खर्च हो रहा है। ये प्रसंग जब मैं पढ़ता हूँ, मैं पहले उठाता भी था कि भारत ने आजादी के बाद ही अगर ये तय कर ली होती तो 48 के बाद जीप स्कैंडल से लेकर और सारा हमारा रक्षा सौदा जिस रूप में रहा, और जितने पैसे हमारे बाहर गए शायद नहीं जाते, और हम एक बड़ी ताकत हुए रहते दुनिया में। पर हम क्यों दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े क्रेता देश बने रहे, ये हमारे आत्म जिज्ञासा का सवाल था, ये होना चाहिए था। दूसरा मैं बता रहा हूं, ये जुलाई किसी अंक नहीं, 1 महीना पहले किसी अंक में मैंने द वीक में पढ़ा, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि भारतीय रेल के 75 वर्ष में माइलस्टोन क्या। उसमें था कि ये जो भारत ने अपना ये वंदे भारत के जो कोच बने, उसके लिए एक मनी करके अधिकारी जो आजकल रिटायर होकर लखनऊ में रहते हैं, और कविता वगैरह में भी बड़ी उनकी रुचि है, वो वहाँ इंचार्ज थे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, और नए वो कोच का वो डिजाइन कर रहे थे लोग। तो बहुत प्रॉब्लम पाते थे कि हमारे जो कोचेज बनते हैं उनके जो दरवाजे बंद होते हैं वो स्मूथली बंद नहीं होते। पूरे दिन भर देखा, बहुत परेशान हो गए, तो कहा कि अब नया वेंडर्स खोजेंगे, नए सप्लायर्स लाएंगे। तो देखा बाहर कोई दूर एक आदमी वर्कर टाइप खड़ा था, जब वो निकलने लगे तो एक मुड़ा हुआ कागज दिया, तो कहा कि सर इस तरह से इसको बनाने की कोशिश करिए। तो आकर देखे हो गए कि भाई ये एरोडायनेमिक्स की दृष्टि से बना था, बहुत बढ़िया। तो उस पर कोशिश की, और पहला इंडिजीनियस हमने अपना कोच बनाना शुरू किया। और वो कोच आपको मैं बताऊं कि
जो ट्रेन आने में बाहर से खरीदने में 300 करोड़ के लगभग पड़ते हैं, 97 करोड़ में हमने विकसित किया देश का। और इस इंपोर्टेड ट्रेन के एस्टिमेट कॉस्ट की 1/3 में 80% कंपोनेंट्स भारतीय। ये भारत में आज हो रहा है। 2016 के बाद कम लोग जानते हैं भारत ने 1000 रेल कार्स, थाउजेंड्स ऑफ क्रिटिकल रेल कंपोनेंट्स ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और यूके जैसे देशों को भेजा। चेनाब रेल ब्रिज, ईफेल टावर तो हम सब जानते हैं, उससे बड़ा। और एक महिला का क्या योगदान रहा था, बेंगलोर की महिला साइंटिस्ट है जिनका बड़ा योगदान रहा था। परमाणु ऊर्जा में अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु के कल्पकम में देश का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालन के करीब पहुंच गया। एक अखबार शायद भास्कर में मैंने पढ़ा था कि ये क्लीन एनर्जी अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो 400 वर्षों तक क्लीन एनर्जी का सोर्स होगा। हम दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, 140 करोड़, क्षेत्रफल में 7वां है, पर हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स और ये रिसोर्सेज नहीं है। पर आज दुनिया, एक तो कोविड में क्या हुआ और दूसरा आज दुनिया जिस क्राइसिस से बदल रही है, गुजर रही है, उसमें भारत ने इतनी बड़ी आबादी को किस तरह वेल मैनेज किया, कभी इसको जानना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर सामग्री को वो करना कि मैं शायद समय मेरा पूरा हो रहा है तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अब कोविड में हमने कैसे किया, और उसमें एक प्रसंग मैं आपको बता दूं। कोविड पर किताब जरूर पढ़िएगा बलराम भार्गव की, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर होते थे, और रोज आप उनका चेहरा देखते होंगे कोविड के दौरान, जब वो भारत में अपने टीका बना रहे थे। और इस पर फिल्म भी बनी है, वो शायद नाना पाटेकर है, हर भारतीय को देखना चाहिए। खासतौर से उदंत मार्तंड और मीडिया की भूमिका के संदर्भ में ये घटना मैं सुना रहा हूं। वो लिखते हैं कि जब पहले तो बहुत कॉन्फिडेंशियली काम हो रहा था, लेकिन बाद में आहट लगी कि किस तरह से भारत अपना टीका बना रहा है, तो किस तरह से भारतीय मीडिया में क्या होने लगा। तो कहें जब भारतीय मीडिया में इस तरह की चीजें छपती थी तो हम साइंटिस्ट जो अपने घरों से, अपने जीवन से रिस्क लेकर काम कर रहे थे, जिसमें बड़े पैमाने पर हमारी महिलाएं थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर रखकर काम करने आती थी दिन और रात, तब इतने शोध के बाद मेरी मेंटल एगोनी हमारी कैसी होती थी। तो लिखा है एक जगह बलराम भार्गव जी ने कि मैं मजाक में कहता था कि दैट्स व्हाई आई टोल्ड भारत बायोटेक इन ए लाइटर वेन दैट दे शुड नेम देयर कंपनी अनदर कंट्री बायोटेक नॉट भारत। यानी भारत नाम मत रखो, आप बदल दो, कोई विदेशी नाम रख दो तो सब लोग प्रशंसा करने लगेंगे। From the Macaulay-minded people, it was something I mentioned during my deposition before the department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare and Parliamentary Standing Committee on COVID-19। बहुत सारी चीजें हैं, कभी उसको देखिएगा किस तरह हमारे बड़े पॉलिसी मेकर्स ने विरोध करना शुरू किया। और हम ध्यान रखें, जाने दुनिया की पॉलिटिक्स में, बड़े देशों की पॉलिटिक्स में 2 लॉबीज का सबसे एक्टिव योगदान होता है, वो प्रभावित करती हैं दवा की कंपनी और हथियार की कंपनी। भारत अपने आत्मनिर्भर बने, दवा के बारे में, हथियार के बारे में बने, ये दुनिया की बड़ी ताकतों को नहीं रुचता, इसलिए इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं पर मैं अब खत्म करूंगा। 2 चीज और जरूर जानना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग किस्सा 2 मिनट में और सुना सकते हैं या समय नहीं, ज्यादा नहीं। एक चीज और मैं सुनाना चाहता हूं। एक विलिंघम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह बना। आप लोगों में से कितने लोग इसका नाम सुने हैं, केरल की इस बंदरगाह का? फिर दोहरा रहा हूं, विलिंघम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह, केरल। अब इसका ब्रीफ में आपको कह रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल। इसकी शुरुआत कांग्रेसी मुख्यमंत्री ओमन चांडी जी ने की और राज्य के हित में की। 2013 में इसका डीपीआर बना, 2014 में जमीन अधिग्रहण हुआ, 2015 में मुख्यमंत्री चांडी जी ने इसका शिलान्यास किया और उसी सरकार ने पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट पब्लिक और पार्टनरशिप के आधार पर पार्टनर चुना, अडानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर माकपा सत्ता में आ गई, जो उन दिनों आंदोलन कर रही थी इसके खिलाफ। उन्होंने एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उस कमेटी ने पाया सब कुछ ठीक है, तो माकपा उसको वो यूडीएफ की सरकार थी उसको तेजी से पूरा कराने में लग गई। कहा कि तो बहुत जरूरी चीज है हमारे राज्य के लिए और देश के लिए। अभी 2025 में सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत योगदान दिया और ये लोकार्पण हुआ। उसमें हर दल के लोग थे। स्वागत भाषण में तब के राज्य के पोर्ट मंत्री एन बसावा ने अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी को आप पार्टनर कहा। केरल मुख्यमंत्री विजय ने इसे ऐतिहासिक दिन कहा। कांग्रेस सांसद तिरुवनंतपुरम के शशि थरूर, तो बहुत चीजें कही, वो भी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए।
मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। विकास के लिए पूंजी और उद्यम क्यों जरूरी है, व्यक्ति भूल जाइए, बिना उसके कुछ हो नहीं सकता। 75 वर्ष बाद इसका महत्व जानिए। 75 वर्ष बाद गहरे पानी वाला पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत में बना। इसका बड़ा लाभ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक को मिलेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से सिर्फ 10 मील ये दूर है और डीप वाटर का पोर्ट है। अब तक भारत के 75% ट्रांसशिपमेंट कंटेनरों को कोलंबो, सिंगापुर, जेवेलली पोर्ट संभालता था। यानी बड़े जहाज सामान लेकर आपके आते थे तो वो श्रीलंका में अलग अलग कोलंबो, सिंगापुर और यूएई में उतरते थे। वहां से छोटे जहाजों से लाया जाता था, विलंब अलग, और हर कंटेनर 80 से $100 प्रति कंटेनर अधिक खर्च करना पड़ता था भारत लाने में। आप कल्पना कर सकते हैं 75 वर्षों तक कितने लाख करोड़ रुपए भारत ने इसमें गंवाए। क्यों नहीं की पोर्ट बना ये, आगे मैं आपको बताऊं। जब ये बन गया तो 9 जून 25 को भारत के समुद्री इतिहास का यादगार दिन बना। संसार का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC आइरीना विलियम केरल अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर पहली बार भारत आया। और ये कितना बड़ा जहाज था, 4 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा जहाज। इसके पहले मई 25 में 24,000 कंटेनर वाला बड़ा मालवाहक MSC तुर्की यहां आया था। 2 मई 25 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया। और उस अवसर पर सारे दलों के लोग एकत्रित थे और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, तब के जो विपक्ष में थे वहां कांग्रेस के नेता VD सतीशन ने कहा, मैं बड़े फक्र से घोषणा कर रहा हूं कि विपक्ष एक नई संस्कृति की शुरुआत की पहल की है। हम पूरा समर्थन राज्य सरकार को दे रहे हैं। हमें बताने में खुशी है कि हमने पिछले 4 सालों में कोई हड़ताल नहीं की, ताकि यह प्रोजेक्ट पूरा हो। सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि जब विपक्ष में हो तो आप भी यही संस्कृति अपनाएंगे, क्योंकि माकपा तब विरोध कर रही थी जब कांग्रेस ने शुरू किया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीन ने अपनी यात्रा के 29 वर्षों बाद पाया कि किस तरह से गरीबी दूर होगी संपदा बनाने से। और देंग सियाओपिंग को पढ़िएगा, जिन्होंने कहा था जब उन पर आरोप लगा कि इट मैटर्स हार्डली वेदर कैट इज ब्लैक और व्हाइट टिल इट कैचेज माइस, यानी देश संपन्न नहीं बन सकता, हमारे गरीब आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो कौन सी व्यवस्था है। हम वो व्यवस्था बनाएंगे जो आर्थिक रूप से करें, और बना दिया। उस व्यक्ति का बड़ा फैसिनेटिंग जीवन है। साम्यवादी वियतनाम भी 32 वर्षों बाद अपने पथ पर चला। पश्चिम बंगाल में मैं कह सकता हूं कि सोमनाथ चटर्जी जी ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में काफी अभियान चलाया। उनको लोग MOU दादा का नाम दे दिया, वो MOU दादा कहे जाने लगे, क्योंकि बाहर दोनों लोग जाकर के ज्योति बसु भी समझ के पूंजी लाने लगे। बुद्धे बाबू ने भी कोशिश की, पर पार्टी ने चलने नहीं दिया और हालात यहां पहुंच गए। इसलिए USSR टूट गया। इसी तरह नक्सल चुनौती, हमारे मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सबसे बड़ा खतरा है। आज उन्हीं जगहों पर कैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 112 इलाके में काम कर रहे हैं। और किसी अखबार में बढ़िया मैंने रिपोर्ट पढ़ी, किस तरह से उन इलाकों में, बस्तर में जो नक्सली लोग थे पहले के, वो कैसे उद्योग धंधे और कैसे कैफे हाउस चला रहे हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि देश के विकास के तेज स्रोत 2-3 और हैं जिस पर हमारी कम से कम मीडिया की निगाह होनी चाहिए। एक धारणा ये है कि मैं भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून वगैरह की चर्चा नहीं कर रहा, जिसमें बने और बहुत सारे मामले हुए, वो तथ्य अलग हैं। राज्य ही विकास के अलग, राज्य ही अपनी विकास की नीति लिख सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, उद्योग नीति, कानून व्यवस्था, सब कुछ उनके हाथ में है। मशहूर और शास्त्री इस देश के हैं जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी बड़ी रिमार्केबल किताब है, आप पढ़िएगा, एक्सेलरेटिंग इंडियाज डेवलपमेंट, ए स्टेट लेड रोड मैप फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। अगर राज्य अच्छी तरह काम करने लगे अपने यहाँ, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है राज्य में। हम लोगों को मालूम है तमिलनाडु की बुनियाद बेहतर प्रशासन से जो समृद्ध बनाया वो कामराज थे, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत कोई अक्षर ज्ञान नहीं था। तो ये भी याद रखिए, देश में 700 से अधिक जिले हैं आज, पर सिर्फ 13 जिले ऐसे हैं जो भारत की GDP में 50% का योगदान देते हैं। ऐसा करिए 700 जिलों में 100 जिले हम ऐसे बना दें लक्ष्य लेकर के, कहां भारत पहुंचेगा। ये सब इंस्पिरेशन हम पैदा कर सकते हैं। और ये मैं जो आंकड़ा बताया आपको 2021 के उस पे आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेट के उससे अगर माना जाता है कि केंद्र की नीतियों से राज्य की नीतियां एमलगुलेट करके विकास में, राजनीति अलग रखिए,
देश रहेगा, देश समृद्ध होगा, और देश के पास आज समृद्ध बनने के अलावा दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है कोई विकल्प नहीं। तो हम राजनीति अपनी जगह पर करें, पर देश को विकसित मुल्क बनाएं, ये हमें कोशिश करनी थी। तो ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर केंद्र और राज्य विकास में एक साथ मिलकर प्रयास करने लगे, जैसे कोविड में आपने देखा था कितना रिमार्केबल प्रयास अलग अलग चीजों के बाद भी देश में हुआ, तो 1 से 1.5% तक आपकी जीडीपी देश की बढ़ सकती है। एक कमेटी बनी चुनाव की, एक चुनाव जिसमें पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उसमें एक रिपोर्ट है, पढ़िएगा, कुछ इकोनॉमिस्टों की राय कि अगर एक चुनाव होने लगे, पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं था, हम लोग बच्चे थे तब हमने देखा एक चुनाव होते थे, उसका राजनीतिक पक्ष आप डिस्कस करें, खुलकर डिस्कस करें, पर उसका इकोनॉमिक पक्ष, जो इकोनॉमी आज आपके बुनियाद के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है दुनिया में, तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं उस रिपोर्ट में पढ़िएगा कि 1.5 से 2% तक फर्क पड़ सकता है। ये इंडिया डेवलपमेंट का निर्दोष स्वप्न है, नए भारत का निर्माण, इसमें हम सब लोग लगे, सारी मीडिया से लेकर सारा जो सामाजिक काम में जुड़े लोग हैं, तो हम भारत बना सकेंगे। एल्विन टॉफलर का एक कोट मैं यंगस्टर्स देख रहा हूं, उनको सुनाता हूं। एल्विन टॉफलर से पुस्तक में 80 में बंबई गया, घर में पढ़ा, फ्यूचर शॉक, यानी टेक्नोलॉजी कैसे दुनिया को आने वाले समय बदल रही है। उसमें एक कोट है, वो कहते हैं कि The illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. हम लोग जो बड़े हो रहे थे तो वयस्क मताधिकार, वयस्क शिक्षा ज्ञान के लिए भारी पूंजी खर्च की जाती थी। तो वयस्क शिक्षा ज्ञान क्या था साहब, गांव में जो पढ़ना नहीं जानता था उसे आपने क ख ग का ज्ञान करा दिया। पर यह आदमी बहुत पहले कह गया कि बदलती टेक्नोलॉजी के युग में 21वीं सदी में जो कुछ आप पढ़े उसी के भरोसे आप चलना चाहते हैं तो आप इलिटरेट हो जाएंगे। जो दुनिया बदल रही है उसके अनुसार अगर अपने को आप नहीं बदलते, इस एआई के जमाने में अगर अपने को उस टेक्नोलॉजी के अनुसार बदलकर रेलेवेंट नहीं बनाए रख सकते, और भारत में इस तरह बड़े काम हो रहे हैं, कभी उनको देखिए, इसी को सपना बनाइए। कलाम साहब कहते थे कि सपने वो नहीं जो आपको जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। हिंदुस्तानियों के हित के हित हमारा यही काम, उनके जीवन के असाधारण पुरखों पत्रकारों उदंत मार्तन जैसे प्रकाशन, इसके मनीषी संपादक श्री युवक किशोर शुक्ल की स्मृति के प्रति न्याय होगा। आपने आमंत्रित किया, धैर्य से सुना, मैंने थोड़ा समय भी अधिक दिया, सुना के साथ बहुत बहुत वीडियो गेम चल रहा है, इनको जो वीडियो गेम देख रहे हैं। हेलो, गेम खेलने वाले सुन लो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरिवंश जी। पत्रकारिता के विद्यार्थियों को हरिवंश जी के भाषण से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैंने पहले भी उनको सुना है, और वो जब वो बोलते हैं इस तरीके के समारोहों में, तब वो राजनेता नहीं होते, वो खांटी पत्रकार होते हैं, और वो पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, किताबों के संदर्भ के साथ बात करते हैं। और आज के समय में जब हम छोटी छोटी बात के लिए एआई की मदद लेते हैं, तब ये सीख हमको सुननी चाहिए, बुननी चाहिए कि कैसे पढ़ा हुआ, कैसे समझा हुआ काम आता है, और शायद मुझे लगता है कि वही काम आता है। अब मैं आमंत्रित करूंगा विकास मिश्र जी को। लोकमत के वरिष्ठ संपादक हैं, 40 वर्षों से उनका ज़्यादा का अनुभव है, और उन्होंने कई सम्मान और पुरस्कार अर्जित किए हैं। विकास जी मेरे इंदौर के साथी हैं। ये भी एक संयोग है कि यहाँ पर मंच पर जितने लोग बैठे हैं उनका इंदौर से कुछ न कुछ नाता अवश्य है, उस पर फिर बाद में बात करेंगे। पहले विकास जी। बहुत शुक्रिया सर। मैं सर आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग दत्तक गुरु होते हैं, तो आप हमारे दत्तक गुरु हैं, इसलिए मैं आपको सर कर रहा हूँ। आदरणीय हरिवंश जी वो व्यक्ति है जिनको हम पढ़ते हुए, जब मैं पटना में था और बहुत सारे अखबार थे वहाँ पे, जब मैं पटना में था वहाँ बहुत सारे अखबार थे, लेकिन प्रभात खबर की जो एक विश्वसनीयता थी वो कमाल थी। और हमको हर सुबह अखबार नहीं मिलता था क्योंकि उस समय सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, तो रात को जो अखबार बना करके हरवंश जी भेजते थे वो हमको दिन में 11 बजे 11:30 बजे पटना में मिला करता था। उस समय प्रभात खबर का वहाँ से एडिशन भी नहीं था। उदय जी के साथ हमने काम किया है, मेरे बड़े भाई हैं, सईद हमारे छोटे भाई हैं,
तो ये सारे मैं प्रत्युष रंजन जी को जानता रहा हूँ, तो आप सब और सामने जो सब बैठे हैं कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी जी, ये भी मेरे लिए हमेशा छोटे भाई जैसे रहे हैं और इनकी मैं तारीफ इसलिए करता हूँ, बड़े सक्रिय हैं। और हमको अभी प्रवीण शर्मा जी याद दिला रहे थे कि आप इनको दुर्वासा कहा करते थे। दरअसल ये बड़े तेवर वाले व्यक्ति हैं, तो जब ये आवेश में आते थे तो हम इनको शांत करते थे और कहते थे ये व्यवस्था जिस तरह की थी तो स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति उस व्यवस्था को बदलना चाहता है, और वो दौड़ भी ऐसा ही था। तो हम इन्हें कहा करते थे कि बदलेगा एक दिन सब कुछ, और काफी कुछ बदला है। आपने सर जितने सारे आंकड़े दिए हैं, ये कहानी है इस बात की कि हिंदुस्तान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं आज बात करूंगा कि हिंदुस्तान को बढ़ रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम क्या करते हैं? डिसिप्लिन ये बहुत बुनियादी सवाल है। जरूरी है। 2 साल पहले सुनिए नहीं रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की, और वो योजना थी प्रधानमंत्री सूर्य घड़ी योजना। मैं दूसरे या तीसरे दिन, उन्होंने जिस दिन घोषणा की, मैं दूसरे या तीसरे दिन अप्लाई किया। अब चूंकि एक अखबार का संपादक हूँ तो स्वाभाविक है कि प्रभाव है, तो हमने 1 सप्ताह के भीतर जो है वो सारी योजना करवा ली, स्वीकृत करवा ली। 15 दिन हमारे यहाँ जनरेशन शुरू, बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन मैं ये कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हमारा पैसा बच रहा है, मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कल जब मैं निकल रहा था तब की खबर बता रहा हूँ कि अकेले नागपुर में 47 लोग ऐसे पाए गए हैं जिन पर जांच चल रही है कि उन्होंने घरेलू जो योजना थी सूर्य घड़ी योजना, उसका कनेक्शन लिया और महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद उन्होंने उसको वाणिज्यिक में तब्दील करा लिया। यानी 78,000 रुपए उन्होंने सरकार से अनुदान ले लिए, जो मैंने भी लिए थे, और इन लोगों ने वाणिज्यिक करवा लिया। ये दुकान चला रहे हैं, पात्रता नहीं थी उनकी, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं उसके नाम पे। तो सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि कोई भी सरकार आ जाए, जब तक हमारा चरित्र नहीं बदलता है तब तक हम हिंदुस्तान को नहीं बदल सकते। मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ, आप लोगों में से याद कीजिए कितने लोग हेलमेट लगाते हैं, है ना? नहीं लगाते हैं, कम लगाते हैं, 1, 2, 3, 4, कुछ लोग, सब लोगों के हाथ में इधर से। चलिए ठीक है, मान लेते हैं 50% लोग, आधे लोग। लेकिन आधे लोग अगर नियम का पालन कर रहे हैं और आधे लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो दुर्घटनाएं होंगी कि नहीं होंगी? आज सड़क पे सबसे बड़ी समस्या है कि हम गाड़ी ठीक से चला रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला अच्छी तरह से गाड़ी नहीं चला रहा है, वो दुर्घटना का कारण बनता है। और कितने हजारों हजार लोग मरते हैं, और मरने वाले में आपको पता है 60% से ज्यादा युवा होते हैं। तो जिस देश में 60% युवा जो मौत है उनमें से इतने सारे युवा हो, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा? मैं जब देखता हूँ, मैं खास करके सब देखता हूँ कि महिलाएं पति का हेलमेट इसमें फंसा करके पीछे बैठी हुई और चली जा रही है। कहाँ पे हेलमेट, वो पति को निकाल के हेलमेट कहाँ देंगी? जब शहर आने वाला होगा, जब पुलिस वाला कहीं पे होगा, तब वो देंगी। क्या सलीका है? हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें, मैं एक, आप सब इस चीज को जानते होंगे, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। और वो ये है कि आप मुंबई, दिल्ली या कुछ शहरों को छोड़ दीजिए, तो इस देश में तमाम जगह जो ये ऑटो चालक हैं, ये सबसे बड़े गुनहगार हैं। सड़कों को निपटा देने की मुद्रा में रहते हैं। आप देखिए, कोई ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करता। आप कहीं भी देखिए सर, मैं नागपुर की बात करूं, मैं इंदौर की बात करूं, मैं भोपाल की बात करूं, तो ये ऑटो चालक क्या सरकार से बड़े हो गए? क्या पुलिस से बड़े हो गए? क्या ट्रैफिक पुलिस से बड़े हो गए? और हमने किसी दिन ट्रैफिक पुलिस वालों को कहा कि साहब ये चौराहे से गुजर गया है, जरा इसको पकड़ा क्यों नहीं आपने? तो देखिए, हम भी सुविधाजनक जीवन जी रहे हैं, हमको क्या पड़ी है यार, ठीक है, जा रहा है, अपना जा रहा है, टक्कर खाएगा, हम तो निकल गए हैं, टक्कर मारेगा, टक्कर खाएगा, कोई कहीं भी चला जाएगा। तो हिंदुस्तान जो है वो तभी विकसित होगा। देखिए, सारी योजनाएं हैं, हम बहुत बड़े बड़े डैम बना लेंगे, बहुत समुद्र में बहुत बड़े स्टेशन बना लेंगे, हम चांद पे पहुंच जाएंगे, सारी चीजें हैं, लेकिन एक चरित्र जो हिंदुस्तान का होना चाहिए, किसी भी देश का चरित्र। हम लोग यहाँ हैं, हम विदेश जाते हैं, कहीं भी हम यहाँ पे कहीं भी कुछ से हम थूक देते हैं, विदेश में कहीं थूकते हैं? नहीं थूकते हैं, क्योंकि हमको डर रहता है कि अभी 20,000 रुपए या $2,000 का हमको जुर्माना लग जाएगा।
हम पुलिस वाले को देखते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, क्यों भाई ऐसा क्यों है? हम अपने क्षेत्र में क्यों नहीं ला सकते? और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, विजय जी बड़े लंबे अरसे तक साथ में रहे, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी ट्रैफिक रूल का उल्लंघन नहीं किया है, मैंने कभी भी कोई फाइन नहीं भरा है। इसलिए बहुत दावे के साथ बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ। और ये आप कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, मैं खास करके आप स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, है ना? लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक और बहुत, प्रधानमंत्री जी ने, वैसे शुरुआत तो गांधी जी ने की थी साफ सफाई की, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी, चूंकि देखिए हर आदमी में मार्केटिंग का वो गुण नहीं होता है, हमारे प्रधान जी के पास ऐसा व्यक्तित्व है कि जो वो कहते हैं वो ब्रांड हो जाता है ना? तो उनके पास एक अपनी कला है, अपना वैभव है उनके पास, ईश्वर ने उनको वो दिया है। तो उन्होंने साफ सफाई की बात की, बहुत फर्क पड़ा हिंदुस्तान में, बहुत फर्क पड़ा उससे। आज पिछले 15 वर्षों में देखें बहुत फर्क पड़ा। लेकिन क्या इंदौर की तरह बाकी शहर नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जो पार्षद है वहां का, वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है कि शहर साफ होना चाहिए, वो ध्यान इस पे दे रहा है कि सोशल मीडिया पे जा करके और कितने सारे लोग उसको लाइक कर रहे हैं कि नहीं साहब नागपुर बहुत साफ हो गया है। तो ये सर एक घालमेल चल रहा है सर, एक पूरी मतलब कहानी चल रही है बताने के लिए कि हाँ ठीक है हम तो बहुत साफ सुथरे। मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ। कहीं अंडमान के किसी इलाके में मैं घूम रहा था, एक छोटा सा गांव था, उस गांव में वॉशरूम गया, मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि यार गांव का वॉशरूम जो है वो हवाई जहाज के मतलब हवाई अड्डे जैसा इतना साफ सुथरा। तो मैं बाहर निकला तो मैंने किसी से पूछा कि यार इतनी साफ सफाई कहाँ से यहाँ पे है? तो उन्होंने कहा साहब हम तो इसको और साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन क्या है आप लोग जो आते हैं उसको गंदा कर देते हैं। आपको बताएं कि अंडमान में बाहर से जाने वालों के बारे में बड़ी बुरी राय है। वो जानते हैं कि ये आएंगे, ये आकर के प्लास्टिक भी फेंकेंगे, ये कचरा भी फेंकेंगे और वॉशरूम में पानी भी नहीं डालेंगे, गंदा करके जाएंगे। तो एक हिंदुस्तानी के नाते हम सब ये सोचे कि रोज हम क्या सोचते हैं, क्या और क्या करते हैं। आज हमारे यहाँ एक बच्चा है, उसकी तनख्वाह जो है एक सामान्य नागरिक की जितनी तनख्वाह होती है, लेकिन वो परेशान होकर के आया कि साहब वो हमको जो है वो फलाने स्कूल में एडमिशन कराना है बच्चे का। मैंने कहा क्यों कराना है भाई, तो उसका वो कर पाओगे क्या, खर्च वहन कर पाओगे? तो बोले नहीं साहब वो सरकार की एक योजना है कि गरीबों के बच्चे भी पढ़ सकें उसमें। तो मैंने कहा ठीक है वहाँ पढ़ लेगा, करवा देंगे, हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी पैरवी लगा देंगे, हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे घर में क्या वो स्थिति है कि IPS में पढ़ने जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तुम्हारे घर में स्थिति है उन बच्चों जैसी? क्योंकि वो आएगा कॉम्प्लेक्स होगा उसको। लेकिन नहीं, वो कोशिश ये चल रही है कि हमको तो अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। भाई क्यों पढ़ना चाहिए? आप अंग्रेजी पढ़िए ना, अंग्रेजी जानना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको हिंदी कैसी आती है, अपनी भाषा कैसी आती है, मराठी कैसी आती है, बंगाली कैसी आती है? तो ये भाषा का एक सवाल जो है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक अंतिम मुद्दा कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम हैरी पॉटर, बच्चे बहुत हैरी पॉटर पढ़ रहे हैं। हमारे एक दोस्त ने ही ट्रांसलेट किया है उस किताब को, हैरी पॉटर को। अरे भाई हैरी पॉटर जो है वो हमारे हनुमान जी से कहीं ज्यादा ताकतवर है क्या? लेकिन नहीं, हनुमान जी आपको अविश्वसनीय लगेंगे कि भाई हनुमान जी जो है वो लंका गए तो वो पार करके कैसे करे, कूद करके कैसे चले गए। आप नरेंद्र कोहली जी की किताब पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कैसे चले गए। हर चीज को समझाने का अपना एक तरीका है। तो हम अपनी संस्कृति को और अपनी सोच को भारतीय परिवेश में विकसित करें अपने बच्चों को खास करके। और मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि आप जरूर कीजिए, क्योंकि आप ही भविष्य हैं। हम लोग तो ठीक है 60-65 साल के हो गए हैं, 10-20 साल और रहेंगे, उसके बाद फिर निकल लेंगे। भविष्य आपका है, तो इस हिंदुस्तान के भविष्य को जीने के लिए आप कोशिश कीजिए और आप उस राह पे चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बुलाया। थैंक यू। इंदौर स्वच्छता के मामले में है ही, मतलब भौतिक स्वच्छता के मामले में ही अग्रणी नहीं है। वहाँ के लोग समय का भी बड़ी साफ सफाई से इस्तेमाल करते हैं। आपने बहुत अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रत्युष रंजन जी को।
प्रत्युष रंजन जी का विश्वविद्यालय से एक और भी रिश्ता रहा है। वैसे तो वो पीटीआई में इन दिनों जो चल रहा है एआई और डीप फेक, जिसका भी सुबह जिक्र भी हुआ, और किस तरीके से डिजिटल इंडिया के फायदे भी हैं तो कुछ लोग उसका गली निकाल कर दुरुपयोग कर रहे हैं, और मीडिया में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसको कैसे चेक किया जाए, कि देश की अग्रणी समाचार एजेंसी पीटीआई में